नमस्कार। हर मुश्किल की स्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है। आपदा में भी हम आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को और मजबूती से गढ़ रहे हैं। इस वायरस से जंग जारी रखते हुए हमें विकास की राह में आगे बढ़ना है और इसीलिए कई गतिविधियों की अनुमति दी गई है, लेकिन हमें तमाम सावधानियों का कड़ाई से पालन करते रहना है। मैं हूं जया सिन्हा। कोरोना पर नजर में कोरोना से जुड़ी हर खबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रखर राष्ट्रवादी और ओजस्वी वक्ता वीर सावरकर की जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावरकर को नमन करते हुए देश की आजादी में उनके योगदान के लिए उन्हें किया याद। देश में कोरोना वायरस के 86,110 सक्रिय मामले, 67,691 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। कोरोना के कारण 4,531 लोगों की मौत। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के बाकी विषयों की परीक्षा छात्र अपने गृह जिले में ही दे सकेंगे। सीबीएसई देगी इसकी इजाजत। मानव संसाधन विकास मंत्री की घोषणा से लॉकडाउन में अलग अलग जगह फंसे छात्रों को मिलेगी राहत। देश भर में श्रमिक रेलगाड़ियों के जरिए प्रवासी श्रमिकों का अपने घरों को पहुंचना जारी। अब तक 3,600 से ज्यादा श्रमिक ट्रेनों से 48 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे अपनी मंजिल। विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए सरकार का वंदे भारत मिशन जारी। जापान, तजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में फंसे यात्रियों को लेकर विमान हुए भारत के लिए रवाना। कोरोना संकट के वक्त में भारत लगातार पहुंचा रहा है मानवीय मदद। मिशन सागर के तहत चिकित्सा आपूर्ति के साथ आईएनएस केसरी पहुंचा मेडागास्कर के एंट सिरिनना बंदरगाह। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। 56,93,000 से ज्यादा लोग हैं दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित। 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह से प्रभावित अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत। देश में 16,99,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। संक्रमितों की सूची में ब्राजील दूसरे स्थान पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में वित्तीय साधन जुटाने के लिए अपनाया एक गैर पारंपरिक तरीका। संगठन के डोनर बेस को और मजबूत बनाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का किया ऐलान। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता वीर सावरकर की आज जयंती है। उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया है। ट्वीट में पीएम ने लिखा है कि मैं साहसी वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। हम उन्हें उनकी बहादुरी के लिए याद करते हैं। उन्होंने कई लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने और सामाजिक सुधार पर जोर देने के लिए प्रेरित किया है। और देश में कोरोना की ताजा स्थिति पर नजर डालें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मरीजों की संख्या 86,110 हो गई है। 67,691 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और कोविड-19 के कारण 4,531 लोगों की मौत हुई है। कोविड-19 के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे अपने गृह जिलों या अन्य प्रदेश में चले गए हैं, उन्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई उनकी 10वीं और 12वीं की परीक्षा उन्हीं के जिलों में करवाने का प्रयास कर रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि कोविड-19 संकट के कारण हजारों बच्चे अपने गृह प्रदेश में चले गए थे। ऐसी स्थिति में बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे विद्यार्थियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि ऐसे विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा अपने गृह जिले में ही दे सकते हैं। मंत्री ने कहा कि छात्रों को परीक्षा देने के लिए बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्धारित किए गए परीक्षा केंद्र आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस बारे में छात्रों को अनुरोध पंजीकृत कराने के लिए सीबीएसई रूपरेखा की घोषणा करेगा। निशंक ने कहा कि छात्र स्कूल को इस बारे में सूचना दें कि वे किस जनपद में हैं और कहां से अपनी परीक्षा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सीबीएसई बोर्ड कोशिश
कोशिश कर रहा है कि उनकी सुविधा के अनुसार परीक्षा की व्यवस्था करें। गौरतलब है कि कोविड-19 के प्रसार के कारण स्कूल बंद होने और फिर 25 मार्च से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई थी और अब ये परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच होंगी। 12वीं कक्षा की लंबित परीक्षा पूरे देश में होगी, जबकि 10वीं कक्षा की लंबित परीक्षा केवल उत्तर पूर्व दिल्ली में होंगी। सीबीएसई बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि जो छात्र अब जिस जनपद में जहां पर है उसको अपने संबंधित स्कूल को सूचना देनी पड़ेगी कि वो उस जनपद में है और उसको उसी जनपद में परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। तो आप अपना जल्दी से जल्दी आप जिस जनपद में हैं अपने स्कूल को बताइए और बताइए कि आप वहीं पर परीक्षा देने वाले हैं, देना चाहते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड ये कोशिश कर रहा है कि हर हालत में आपकी सुविधा के अनुसार उसी जनपद में आपको परीक्षा देने की अनुमति होगी। जून के प्रथम सप्ताह में आपको अपने स्कूलों से लगातार संबद्ध करना पड़ेगा। और देश में श्रमिक रेलगाड़ियों से प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाना जारी है। इस दौरान यात्रियों की स्वास्थ्य जांच और सैनिटाइजेशन का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। भारतीय रेल की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 3604 विशेष श्रमिक ट्रेन चलाई जा चुकी हैं, जिनमें लगभग 48 लाख से ज्यादा लोगों को गंतव्य तक पहुंचाया जा चुका है। इस दौरान रेलवे ने 78 लाख लोगों तक खाना बांटा और 1 करोड़ पानी की बोतल भी बांटी है। इसके अलावा 12 मई से रेलवे दिल्ली को जोड़ने वाली 15 जोड़ी विशेष ट्रेनें भी चला रही है। साथ ही 1 जून से 200 और रेल चलाने की योजना है। और वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाना जारी है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से एक विमान 214 यात्रियों को लेकर हैदराबाद के लिए रवाना हुआ, तो वहीं मेलबर्न में पिछले काफी वक्त से फंसे लोग भारत आने के लिए बेहद उत्साहित दिखे। और वंदे भारत मिशन के तहत टोक्यो से 223 यात्रियों को लेकर पहला विमान मुंबई रवाना हो गया है। ये लोग स्वदेश वापसी की खबर से बेहद खुश नजर आए। मिशन वंदे भारत के तहत फ्रांस में फंसे भारतीयों को एयर इंडिया के विमान से आज वापस लाया जा रहा है। फ्रांस से बेंगलुरु होते हुए कोच्चि के लिए विशेष विमान ने उड़ान भरी है। यात्रियों ने अपनी निकासी पर खुशी जताई है कि और इस पहल के लिए भारत सरकार को धन्यवाद कहा है। वहीं एयरपोर्ट पर भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारी देशवासियों की मदद के लिए मौजूद रहे। I've been in France from past 3 months, and I've been in touch with the embassy and the consulate for longer time, and they've been so helpful. They're arranging this thing very, very nice, and then even though there are delays in the flights and things like that, but they're keeping everything on track, and then we are actually happy to go back home. And thank you so much. It was really nice experience that you people have helped us, and and also it was. Thanks to you guys, for you only, we had got a chance to go back to India, because we are thinking to go back, since long 1 month, but we stuck. So thank you guys. I've been in Paris for like 1.5 years now, and during this emergency period, pandemic period, Indian Embassy has helped me, helped all of my roommates and my friends to arrange this emergency flight for us. And I'd like to thank Indian Embassy, Indian government for helping us, and it's a very pleasure for us to work to have such an incredible embassy and the government of India. Thank you. तो मुश्किल में फंसे भारतीयों की हो रही है वतन वापसी। और आइए अब देखते हैं ग्राउंड जीरो से कुछ खबरें। मिशन सागर के तहत भारतीय नौसैनिक जहाज केसरी मेडागास्कर एंटेसरिनाना के बंदरगाह पहुंचा। ये जहाज मेडागास्कर के लिए चिकित्सा आपूर्ति कर रहा है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच इसी महीने मिशन सागर का शुभारंभ किया था, जिसके जरिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस में चिकित्सा से जुड़ी मदद मुहैया कराना है। केसरी का संचालन रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के आपसी सहयोग से हो रहा है।
और कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ टीवी सीरियल्स की शूटिंग को इजाजत दे दी है। हमारी संवाददाता आयशा खानम ने बताया कि टीवी सीरियलों की शूटिंग शुरू हो गई है और अब नए नियमों के तहत शूटिंग के वक्त सेट में सिर्फ 20 से अधिक क्रू मेंबर नहीं होंगे। द शो मस्ट गो ऑन। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोगों के लिए ये एक ऐसा नारा है जिसके ज़रिए लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि चाहे सामने जितनी भी बड़ी चुनौती हो लेकिन वो अपना काम करते रहें। और शायद यही वजह है कि फिल्म इंडस्ट्री ने इस नारे को बुलंद करते हुए अपनी कामयाबी के झंडे गड़े हैं। अब इसी बात को लेकर कर्नाटक में भी सरकार ने टेलीविज़न इंडस्ट्री को काम शुरू करने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद टेलीविज़न इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोग राहत की सांस ली है और अब टेलीविज़न सीरियल्स के तमाम शूटिंग जो है कर्नाटक में शुरू हो गई हैं। लेकिन इसके लिए कर्नाटक सरकार ने कई शर्तें रखी है और कहा है कि क्रू में महज 20 सदस्य ही काम कर सकते हैं। कर्नाटक सरकार की हरी झंडी दिखाते ही कई आर्टिस्ट अपने अपने सेट पर पहुंचे और सीरियल्स की शूटिंग शुरू हो गई। और अब टेलीविज़न इंडस्ट्री भी शूटिंग शुरू कर रही है, तो फिल्म इंडस्ट्री भी यही उम्मीद लगा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें भी शूटिंग करने की इजाज़त मिलेगी ताकि घर में बैठे तमाम आर्टिस्ट अपने अपने काम पर वापस लौट सके। शूटिंग बंद होने की वजह से टीवी इंडस्ट्री को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है और कई आर्टिस्ट, कई जूनियर आर्टिस्ट भी बेरोजगार घरों में बैठे रहे। लेकिन अब कर्नाटक सरकार की इस पहल के बाद तमाम लोग अपने अपने काम पर लौट रहे हैं और जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। आयशा खानम, डीडी न्यूज़, बेंगलोर। बिल्कुल, तो लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है इस टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से और ऐसे में ये शुरुआत बिल्कुल एक अच्छी पहल साबित हो सकती है। और 60 दिन के लंबे अंतराल के बाद जयपुर के पब्लिक पार्क में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। लोग घरों से निकलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं और ताजा हवा का आनंद ले रहे हैं। देखिए जयपुर से विशाल बैरिस्टर की रिपोर्ट। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद अब पार्क्स पे फिर से चहल पहल लौट आई है और आप देख सकते हैं लोगों के चेहरे पे मुस्कान है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेच आउट कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? अर्चना तांबी। ये बताइए कि कैसी फीलिंग है आपके चेहरे पे? काफी तनाव मुक्त लग रही है आप। घर के काम काजों से फ्री है, टेंशन फ्री है। अच्छा लग रहा है पार्क में आके? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पुराने फ्रेंड्स मिल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। अच्छा है सब। पुराने फ्रेंड्स मिल रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। हम छोटा बच्चा भी, हम उससे भी बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? गर्वित। ये बताओ कि पार्क में इतने दिनों के बाद आके कैसा लग रहा है? मेरे को अच्छा लग रहा है। अब मैं पार्क में आके खेल भी सकता हूँ, मस्ती भी कर सकता हूँ। पार्क में आप इतने दिनों से अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे थे, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को जो मित्र मंडली हमारी थी, जो हम रेगुलर पार्क में मिलते थे, गपशप करते थे, आशासन करते थे, योगा करते थे, उन सब मित्रों से मिलना हो रहा है। बड़ा आनंद आ रहा है, अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है, आनंद आ रहा है। और क्यों ना, प्रकृति के गोद में सबको अच्छा लगता है। फ्रेश एयर है, ऑक्सीजन है, हरियाली है और चेहरों पे फिर से मुस्कान लौट आई है। विशाल बैरिस्टर, डीडी न्यूज़, जयपुर। और बिल्कुल कोविड-19 के इस प्रकोप के बीच भी कुछ राज्यों से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, आइए वो देखते हैं। लॉकडाउन के दौरान किसानों को राहत देते हुए राज्य की महाराष्ट्र सरकार और कृषि विभाग ने एक अनोखी पहल की है, जिसके तहत अब किसानों को बुआई के लिए बीज, उर्वरक आदि चीजें अब सीधे खेतों पर मुहैया कराई जाएंगी। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में कई किसानों को इससे लाभ हुआ है। देश में लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण उद्योग धंधों से लेकर कृषि कार्य भी बड़े तौर पर प्रभावित हुए हैं। अगले कुछ दिनों में बात होगी, इसीलिए खरीफ फसलों की बुआई के लिए किसान सामान जुटाने की जुगत में है। कुछ देर के लिए अगर दुकानें खोली जाएं, तो सामाजिक दूरी का पालन करते हुए खरीदारी करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए राज्य में सरकार और कृषि विभाग ने एक अनूठी पहल की है, जिससे सामाजिक दूरी भी बनी रहे और किसानों को सब सामान आसानी से मिले। कृषि विभाग के द्वारा किसानों को बुआई के लिए बीज, उर्वरक आदि चीजें अब सीधे खेतों पर मुहैया कराई जाएगी। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के कृषि विभाग ने किसानों को खेतों पर ही उर्वरक और बीज देने की पहल शुरू की है। कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून कृषी केंद्रावर गर्दी व्हावी नये म्हणून शेतकऱ्यांच्या शेताच्या बांधावर
कोरोना के चलते कृषि केंद्रों पर भीड़ न उमड़े, इसलिए किसानों को बीज और उर्वरक सीधे खेतों पर पहुंचाने का नियोजन हमने किया है। कृषि सहायकों को भी जगह जगह तैनात किया गया है। इसी के साथ साथ सभी व्यवस्था कृषि केंद्र मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। सॅनिटायझेशन आणि सर्व व्यवस्था कृषी केंद्र चालकांनी ठेवावी अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत। कृषि विभाग के वाहन प्रतिदिन किसानों के गांव में खाद और बीज पहुंचा रहे हैं। जिले के दिग्रस तहसील में अब तक 87 क्विंटल बीज और 70 मीट्रिक टन उर्वरक किसानों तक पहुंचाई जा चुकी है। कई किसान इस पर संतोष व्यक्त कर रहे हैं। कोरोना की श्रृंखला को तोड़ने के लिए कृषि विभाग द्वारा की गई पहल सराहनीय है और यह किसानों के समय और श्रम को बचाती है और कृषि केंद्रों पर भीड़ भी नहीं होती। यवतमाल से आनंद कसंबे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब रुक करते हैं बिहार का। बिहार के अनेक बागवानी उत्पाद ऐसे हैं जो किसानों को अच्छी आमदनी देते हैं। ऐसे ही दो उत्पाद हैं लीची और आम, जिनका निर्यात भी होता है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची को तो जीआई टैग भी मिल चुका है। लॉकडाउन के दौरान किसानों को अपना उत्पाद बेचने में दिक्कत ना हो और उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य मिले, इसके लिए डाक विभाग और बिहार के उद्यान विभाग के बीच एक करार हुआ है। ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से डाक विभाग इन उत्पादों को ग्राहकों के घर तक पहुंचा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची जग प्रसिद्ध है। ऐसे ही भागलपुर का जर्दालू आम भी काफ़ी लोकप्रिय है। इस बार इन दोनों फलों की पैदावार भी काफ़ी हुई है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोगों तक ये पहुंच पाएगा या नहीं, इस बात में शक है। मजबूरन फल उत्पादकों को स्थानीय मंडी में इन्हें औने पौने भाव बेचना भी पड़ सकता है। इस आशंका के मद्देनजर राज्य सरकार ने बिहार पोस्टल सर्कल के साथ इन उत्पादों को उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचाने का करार किया है। जो शाही लीची है वो मुजफ्फरपुर से लाई जाए, पटना में लाकर लोगों के डोर स्टेप्स पे हर आदमी के घर घर पहुंचाई जाए। जर्दालू आम को भागलपुर से लाकर पटना में भी डोर स्टेप से पहुंचाई जाए। तो लोग इस संबंध में अपना ऑर्डर जो उद्यान विभाग का वेबसाइट है उस पर डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। जर्दालू आम 5 केजी के पैकिंग्स में उपलब्ध होंगे और लीची 2 केजी के पैकिंग्स में उपलब्ध होंगे। डाक विभाग ने इसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है और अब तक 4400 किलोग्राम लीची के लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं। सीजन के दौरान बुकिंग 1 लाख किलोग्राम तक पहुंच सकती है। आम के ऑर्डर मई के अंतिम सप्ताह से लिए जाएंगे। उधर पूर्वी चंपारण में लीची उत्पादकों को अपने उत्पाद जिले के बाहर भेजने की अनुमति मिल गई है। इसके लिए जिला प्रशासन विशेष पास जारी करेगा। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि कोरोना के कारण लीची उत्पादकों को होने वाली परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा लीची का प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए सरकार 50% अनुदान देगी। किसानों का जो परेशानी है मुख्यतः 3 कारण से है। एक तो प्रोडक्शन, जिसमें आपने स्टिंग बग की बात करी कि स्टिंग बग जो है प्रोडक्शन घटा दे रहा है, ठीक है। सेकंड चीज़ जो है उसका वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग, उसमें कोल्ड स्टोरेज आ रहा है। उसके बाद जो है उसका जूस बनाना, पैकेज जो है जूस के पैकेट्स हम भेजना और इसका ये, और तीसरा है मार्केटिंग, जिसमें ट्रेडिंग का इशू आ रहा है। तो अभी क्योंकि प्रेजेंटली क्रॉप हमारा रेडी है, एक 7 दिन के अंदर जो है पीक पीरियड पे आ जाएगा वो। तो मेनली लॉकडाउन के पीरियड में जो है उनको पास उपलब्ध कराना, संबंधित जिले से संबंधित राज्य से वार्ता करके उनको फैसिलिटेट करना अभी हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी। मोतिहारी से आलोक कुमार के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया इस वक्त प्रभावित है। विश्व में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 56,93,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं अब तक 3,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका कोरोना वायरस के कारण सबसे अधिक प्रभावित है और उसमें मरने वालों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या भी 16,99,000 से अधिक है। गौरतलब है कि अकेले न्यूयॉर्क में ही मृतकों की संख्या 29,000 के पार पहुंच चुकी है।
और रूस के मॉस्को में मेयर ने कोरोना वायरस महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन में 1 जून से ढील देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस अपनी चरम सीमा पार कर चुका है, जिसमें मॉस्को के निवासियों को 1 जून से आने जाने की अनुमति होगी। महापौर ने खुदरा सेवाओं को फिर से खोलने के लिए भी कहा है, जहां सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा। मॉस्को में 30 मार्च से लॉकडाउन है, जहां सिर्फ आवश्यक कार्यों की अनुमति है। रूस में कोरोना वायरस महामारी के कारण 3,70,000 से ज्यादा मामले हैं। बात करें ब्राजील की, तो ब्राजील अब अमेरिका के बाद इस वायरस का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। ब्राजील में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 4,11,000 से अधिक हो गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 25,000 को पार कर गया है। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 1,086 लोगों की मौत हुई है। वहीं साओ पाउलो शहर के गवर्नर जोआओ डोरिया और मेयर ब्रूनो कोवास ने कहा कि योजना के तहत 1 जून से 15 दिन के लिए शहर के मॉल और दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक फाउंडेशन का गठन किया है जो फंडिंग के नए स्रोत खोजेगा। इसमें आम लोगों से भी आर्थिक मदद ली जा सकती है। WHO फाउंडेशन जिनीवा में स्थित होगा, लेकिन यह मुख्य संगठन से स्वतंत्र होगा। शुरुआत में किसी भी आर्थिक मदद को महामारी में लगाया जाएगा, लेकिन बाद में ये दूसरी हेल्थ इमरजेंसीज की ओर भी ध्यान दिया जाएगा। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि भविष्य की सफलता के लिए दानकर्ताओं के दायरे को बढ़ाना जरूरी है। WHO को फंड सदस्य देशों से मिलता है, जो फीस के तौर पर होता है, और इसका आधार अमीरी और आबादी पर निर्भर करता है। और कोविड-19 महामारी से निपटने और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए समाज में हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। एनिमेटेड फिल्म डेसिकेबल भी के मशहूर किरदार ग्रू और येलो मिनियंस अब कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। वो बहुत जल्द लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने और बार-बार हाथ धोने के लिए प्रेरित करते हुए एक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट में नजर आएंगे। ये पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन के सहयोग से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए तैयार किया गया है। With some sick dance moves. Be daring and whip up a new dish. I love the combination. Oh, gummy bears with meat. You can do video calls for all of your important meetings. What? Sorry. Or just have some fun. Okay, not that much fun. Now, this does not come naturally to me, but try to be kind to each other. This is a tough time. और दिल्ली में लेडी हार्डिंग अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा के अनुसार बढ़ती गर्मी में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमें और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, जैसे कि घर से बाहर कम से कम निकलें, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोते रहें, दूसरों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क पहने रहें। ये जो 2-3 महीने गर्मी के हैं, ये एक टेम्परेरी फेज है और इस दौरान वायरल इन्फेक्शन भी जो है अभी तो आगे ग्राफ बढ़ रहा है, जब स्टेबल हो जाएगा थोड़े दिनों में। लेकिन आपको ये समझना है कि इन महामारी के टाइम पे वी हैव टू लिव विद सम रिस्ट्रिक्शंस, और ये हम सब के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस महामारी का कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। जो सिर्फ प्रिवेंशन है, जो आजकल सोशल वैक्सीन बोलते हैं, वो यही है कि हम इन सावधानियों का पालन करें, कम से कम बाहर निकलें। अगर बहुत ज़रूरी है तो जाना पड़ेगा तो जाएं, अदरवाइज अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप अवॉइड करिए। हाथ धोएं, हर 2 घंटे बाद हाथ धोएं, चाहे साबुन वाटर से, पानी से, सोप से धोएं या सैनिटाइजर से धोएं। आप पर्सन टू पर्सन डिस्टेंस जो है 6 फीट का जरूर रखें। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हमेशा बाहर निकलें मास्क पहन कर निकलें। ये तमाम सावधानियां हैं जिनका आपको कड़ाई से पालन करना है। और हमारा सलाम उन तमाम कोरोना वॉरियर्स को जो बिना थके इस जंग में जुटे हैं। 2 गज दूरी है बेहद जरूरी। आत्मनिर्भर बनने के लिए बढ़ाएं कदम, सकारात्मक रहें, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बेहद जरूरी है। अफवाहों से बचें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। तभी जीतेगा इंडिया और हारेगा कोरोना। आपको छोड़े जाते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के इस कालजयी प्रेरणादायक देशभक्ति गीत के साथ। एकला चलो रे। नमस्कार। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয় তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না